अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कस्बा और तस्लीम बेगम को औरतों के साथ एक तरफ करके अलग से खड़ा कर दिया गया था, जहां से सरदार जहांजेब मर्दान की निगाहों से ओझल हो गए थे। काफ़ी औरतें उनके पास खड़ी थी। कस्बा ने मां को हौसला दिया और सरफराज अभी भी उनके कब्जे में था। पंचायत में इस वक्त काफ़ी गर्मी चल रही थी। कस्बा को उम्मीद सी थी कि चौधरी जहांजेब उन्हें अपने हक में सफाई का मौका जरूर फराहम करेगा, लेकिन उसकी यह उम्मीद इस वक्त टूटी जब उसे निकाह के लिए बुलाया गया। उसने फटी पड़ी नजर से वहां पर मौजूद सब लोगों को देखा। इतनी बड़ी पंचायत बिठाई गई, लेकिन कोई भी औरत के हक में आवाज बुलंद न कर सका। सब वहां पर तमाशे बने खड़े थे। चौधरी फरासत ने इस पंचायत से बाहर निकलते गुस्से से बड़ी हुई एक नजर कस्बा और तस्लीम बेगम पर डाली और दंदनाता हुआ वहां से निकल गया। ये क्या, ये शख्स तो जा चुका है, फिर मुझे किसके निकाह करना होगा। कस्बा के सोचों का तसलसल बदला। उसने डेर पर मौजूद लोगों को देखना चाहा, जहाँ पर वो सब औरतें खड़ी थी। वहां से पंचायत का एक हिस्सा नजर आया था और सरदार चौधरी जहांजेब का फैसला सुनाया गया था, जिसे अभी तक कस्बा देख ना पाई थी। इसी लम्हे मौलवी साहब और दो मोजिस लोग उसकी तरफ आए थे। सब औरतें पीछे हटकी थी। कस्बा ने आने वालों को हैरत से देखा। नकानामा फुल करवाने एक बुजुर्ग शख्स जो देखने में काफी बारोप लग रहे थे, नहायत संजीदगी से कस्बा से बोला, और कस्बा दिल पर हाथ पत्थर डालकर सब कुछ बताती चली गई। तस्लीम बेगम के आंसू नहीं रुक रहे थे। वो बोलना चाहती थी, लेकिन कस्बा की दी गई कसम के आगे वह मजबूर हो गए थे। कस्बा अकमल बिनते अकमल शेख, आपका निकाह चौधरी जहांजेब अदवल चौधरी मुंतसिम से तय पाया है। क्या आपको वनी की सूरत ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब की आवाज ने कस्बा के कान में सूर फूंका। वो बड़ी बड़ी आंखों वाली लड़की एक बड़ी सी शाल ओढ़े चेहरे को छुपाई अपनी डार्क ब्राउन आंखों से वहां पर मौजूद इंसानों के बीच छुपे भेड़ियों को देख रहे थे। उसकी आंखों में एक आंसू बिना था, लेकिन चेहरे पर एक करब था जो ढका होने की वजह से कोई भी देख ना सका था। एक वक्त आएगा, आप खुद चाहकर मेरे पास आएंगे और इस वक्त का मैं बेसब्री से इंतजार करूंगा। उसके कानों में एक बात गश्त हुई थी और फिर वह सब कुछ दिल दिमाग से निकालती कबूल है कह गए। उसे कहना था, हर हाल में उसे अपनी माँ को बचाना था, उसे अपनी कुर्बानी देनी थी। अपने आप खुद उसके लिए बनने के लिए पेश किया था, सिर्फ अपनी माँ के लिए, जो सामने खड़ी आंखों में आंसू लिए अपनी बहादुर बेटी को देख रहे थे। उनके माथे से बहता हुआ खून देखकर कस्बा के जी चाहा कि वहां पर मौजूद सबको आग लगा दे, और शायद मुस्तकबिल करीब में उसकी यह ख्वाहिश भी पूरी हो जाने वाली थी। क्या होने जा रहा है इस गाँव में, जहाँ वनी की रस्म आम थी? लड़कियों को बेर बकरियां समझकर कभी मर्द खून बहा में देकर खुद बच निकलता। ये तो वक्त नहीं तय करना था कि ये खून बहा इस गांव को कहाँ लेकर जाता था। क्यों क्यों किया तुमने ऐसा कस्बा, क्यों? आवाज उठाकर शीशे पर मारा। वह चनाके से टूट गया और कमरे की हर एक चीज बिखरी पड़ी थी। कुछ भी तो सही नहीं हुआ था। कैसे मेरी मोहब्बत को तुमने यूं तमाशा बना डाला? कैसे सहूंगा इस दर्द को? आपकी बात दर्द जोर से मुक्का शीशे पर मारा तो उसका हाथ जहमी काट गया। खून की बूंदें निकली थी, लेकिन उससे परवाह काफी। उसका दिल इस वक्त जिस कर्ब से गुजरा था, उसे सह कर पाना उसके एहतियार में न था। वो आज बहुत अरसे बाद वही बन रहा था जिसे वो बहुत ही पीछे छोड़ा था। अपनी पहचान में तब्दीली लाया था, लेकिन आज बरसों बाद फिर से इसी मुकाम पर आन खड़ा हुआ था। आंखें कर्ब से बांध थी। कभी माफ नहीं करूंगा तुम्हें, कभी नहीं। अपनी मोहब्बत की तौहीन ना भूलूंगा, वरना तुम्हें और ना ही तुम्हें भूलने दूंगा। अब तक तुमने मेरा मोहब्बत वाला रूप देखा है, जिसे तुमने एक पल में धुतकार दिया। अब तुम मेरा नफरत वाला रूप देखोगी और उसे तुम आखिरी सांस तक नहीं भूल पाओगे। ये वादा है मेरा। एमके ने जबरदस्ती इरम की कलाई थामे उसे गाड़ी में फ्रंट सीट पर बिठाया था। इरम को इस शख्स पर गुस्सा भी बेहद था, लेकिन इस वक्त सुनसान इलाके से अकेले जाना एक और रिस्क नहीं ले सकती थी, इसलिए खामोशी से बैठ गई। गाड़ी रोड पर डालते हुए एमके ने बेहद संजीदा था। एक पल को तो उसे ये लड़की मासूम नजर आती, तो अगले ही पल उसे शातिर और चालाक देती। उसने अपनी जिंदगी में जो देखा उसे सच मान चुका था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि सब लड़कियां एक जैसी नहीं होती। एड्रेस? संजीदगी से पूछा। इरम ने बमें उचकाते हुए उसे मसनूई हैरत से देखा। ऐसे क्या देख रही हो? एम के उसके यूं देखने पर बिना उसकी तरफ देखे हुए पूछ बैठा। पूछ तो ऐसे रही हैं जैसे पहली बार जा रही है। आपके आदमियों को तो मेरे काका एड्रेस जुबानी याद है, उन्हीं से पूछ लेते। गैंगस्टर कहीं के। आड़ी अल्फाज टू फेरते हुए जरे लब दोहराए। एमके ने एक सख्त गुड़ी से उसको नवाजा। एड्रेस वो जानता था, लेकिन उसने न जाने क्यों बात करना चाहता था या उसकी बातें सुनना चाहता था। उसके घर से थोड़ी दूर ही गाड़ी रोकते उसके जाना मुड़ा। आज के बाद मेरी आपे से मिलने की कोशिश मत करना, दूर रहना उसे, समझी तुम? उसने घुराते हुए लहजे में वार्न किया था। यही बात आप अपनी आपी से भी कह दें, तब मानोगी ना कि आप नीचे उतरो। इरम की बात पूरी होने से पहले ही एमके ने उसे सख्त तेवर लिए हुए नीचे उतरने का कहा। मुझे शौक नहीं है आपके मुंह लगने का। आइंदा आप
और आपके आदमी मुझे अपने ईद की नजर आए तो मैं पुलिस कंप्लेन कर दूंगी, समझे आप। न जाने इरा में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी कि वो बिना रुके हुए, बिना सांस लिए हुए सब बोलती हुई जट से घर से उतरती हुई भागने के अंदाज में अपने घर की जानब बढ़ती, जबकि एम के मुंह खोले उसकी धमकी पर अशश कर उठा। नकारनामे पर साइन करते हुए कस्बा को अपना दिल हाली हाली सा महसूस हुआ था। उसकी आंखों से एक आंसू गिरा था जो चुपके से उसने पूछ लिया था। तस्लीम बेगम ने आगे बढ़कर रोते हुए उसे गले से लगाया, लेकिन वो यूं ही बेतासर रही। क्यों किया ऐसा तुमने कस्बा, क्यों मेरी बच्ची? तस्लीम बेगम के लहजे में पहली बार कस्बा ने अपने लिए तरफ महसूस की थी, वो तरफ जो हमेशा से वो चाहती थी, लेकिन उसे अपने लिए कभी भी महसूस नहीं हुई। आज जब महसूस हुई तो कस्बा को अब उसकी जरूरत न रही। आप मामू को फौरन हॉस्पिटल लेकर जाएं, उन्हें इस वक्त डॉक्टर की जरूरत है। हो सके तो बड़े मामू को बुलवा लीजिएगा, बाबा से कहिएगा। बोलते बोलते कस्बा के गले में कांटे से चुभने लगे थे। वो खुद पर जिस तरह से जब्त किए खड़ी थी वो ही जानती थी। कस्बा मुझे माफ। तस्लीम बेगम ने माफी के लिए हाथ जोड़े। बाबा से कहिएगा कि ये मेरा अपना फैसला था, मैंने अपनी मर्जी से ये नकाह किया। हो सके तो अपनी बेटी को माफ कर दे। इतना कर्ब, इतना दर्द कस्बा ने कभी महसूस नहीं किया जितना आज वह मासूम लड़की, दिल की लड़की महसूस करती। धीरे से मोबाइल उनके हाथ में थमाया। उन्होंने कस्बा को आजिज़ी से देखा। बस वो एक लम्हा था जब कस्बा ने उन्हें माफ करते हुए गले से लगाया और वहां से जाने का इशारा किया। वह बिलक बिलक कर रो दी। उसकी माँ को वहां से बाहर लेकर जाया गया। वह अंदर ही अंदर तिल तिल मार रही थी। अपनी बेटी को वो इन दरिंदों के हवाले कैसे करके जाती, जिन्होंने अपने खानदान की बेटी को नहीं छोड़ा, नजमा को मार डाला और इल्जाम उन पर लगा दिया। वो उनकी बेटी कस्बा के साथ क्या सलूक करेंगे, वो शेर सबको क्या जवाब देंगे। उन्होंने सरफराज को एक गाड़ी में शहर की तरफ रवाना कर दिया था। जैसे तय हुआ था वो कस्बा का दिल सूखे पत्ते की मानंद लजरा। इर्द गिर्द देखा लेकिन कोई भी उससे बात नहीं करती। काफी औरतें वहां पर मौजूद थी लेकिन किसी में जरूरत ना थी कस्बा से कुछ भी कहती या पूछते। वो सरदार चौधरी जहांजेब की बीवी थी, भले वनी में थी लेकिन उसे नकाह में थी। इसी लम्हे एक मोजिज खातून अंदर दाल हुई। उनके हाथ में एक बहुत ही खूबसूरत मर्दाना शाल थी। इस खातून ने वो शाल कस्बा को उड़ा दी कि उसका नाजुक वजूद इस शाल में छुप सा गया। कस्बा ने दिल में अपने रब से मदद मांगी थी। रब ने उसके दिल में ये एहसास जगाया कि जिससे उसके अंदर एक एतमाद पैदा हुआ कि जिस शख्स के नाम के साथ उसका नाम जुड़ा है उसके फौरन बाद उसके सर को डांपा गया। यकीनन वो कोई आम हस्ती नहीं होगी। अल्लाह ने उसके नसीब में उसे लिखा है या ये उसका इम्तिहान, एक आजमाइश या अल्लाह की तरफ से नवाजा गया एक तोहफा। उसका चेहरा डांपने से उसे घर में बिठाया गया था। उसे चौधरी की हवेली लेकर जाया जा रहा था। कस्बा का दिल बहुत ही सख्त घबरा रहा था। वही खतून उसके साथ आती। कस्बा ने किसी से भी कुछ भी पूछना जरूरी ना समझा। साथी से आंखें मिची तो मिस्टर जहां का चेहरा आंखों में आंस माया। वो शख्स बहुत ही चुपके से उसके दिल के नाहाने में छुपकर बैठ गया था। कस्बा ने जड़ से आंखें खोली। नहीं, अब नहीं। अब वो हाथ बहुत ही पीछे छूट गया है। अब सब कुछ बदल गया। अब मुझे उनके बारे में नहीं सोचना, लेकिन क्या मैं उन्हें भूल पाऊंगी? और वो जब उन्हें पता चला कि मैं तो क्या करेंगे वो? कस्बा का दिल मिस्टर जहां के लिए बेचैन हुआ। उसे लगा कि वक्ती तौर पर सब खराब हुआ है लेकिन एंड पर सब ठीक हो जाएगा। तैमूर से रिश्ते की हामी वो बढ़ गई थी लेकिन उसका इरादा उसे शादी करने का बिल्कुल भी ना था। उसे यकीन था कि वक्त गुजरते तैमूर की असलियत सबके सामने ले आती और फिर मिस्टर जहां के लिए वो अपने बाबा से बात करती। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हो सका। उससे पहले कि वो कुछ कर पाती उसकी जिंदगी में फनी होकर जानना लिखा था। गाड़ी हवेली की हदूद में दाल हो चुकी थी और पूरी हवेली में यह खबर फैल चुकी थी कि बनी होकर लड़की चौधरी जहांजेब के नकाह में आ रही है, जिससे कोई भी खातून खुश ना थी, खासकर जास्मीन। हॉस्पिटल में सरफराज को इंतहाई नगीदाश्त में रखा गया था। उसके दिमाग से जिस्म नाता तोड़ लिया था, जबकि उसकी सांसें भी बहुत ही मदम थी। नजमा की लाश को उसके भाई जबरदस्ती लेकर गए थे। जब बनी के लिए चौधरी फरासत की जगह चौधरी जहांजेब ने अपना नाम दिया, बहुत ही बहस हुई। यहाँ तक एक गोली भी चली जिसे बर्वक्त नाकाम बनाया गया था, लेकिन चौधरी जहांजेब अपने फैसले से एक इंच पीछे न हटा। इस लम्हे चौधरी वहां पर पहुंची और मामला संभाला। फिर यही तय हुआ कि वनी में सरदार की बात मानी जाए। लड़की सरदार चौधरी जहांजेब के नकाह में आएगी। भले वो चौधरी फरासत की बहन थी लेकिन थी तो वो हवेली की बेटी, और हवेली से चौधरी फरासत का कोई भी लिंक नहीं था। इस सूरत में वनी भी चौधरी जहांजेब का ही निकाह होगा और चौधरी फरासत एक बार फिर से चौधरी जहांजेब से मार खा गया था। इस वक्त उसने बहन की लाश मांगी, जो कि मामले की नजाकत को समझते हुए चौधरी ने उनके हवाले करने की इजाजत दे दी। इस वक्त चौधरी जहांजेब को चुप होना पड़ा। इस वक्त वो एक जिंदा लड़की को चौधरी फरासत से बचाना था और इसके लिए वो अपनी बात को मुकद्दम रखता हुआ नजमा की लाश को उनके हवाले कर दिया गया। चौधरी फरासत वहां से दनाता हुआ निकला और तस्लीम बेगम कस्बा के लिए कुछ न कर सकी। उनके हाथ में कस्बा का ही फोन था जिसे उन्होंने अपने भाई को कॉल करके बुलाया। क्या हुआ? क्या हुआ सरफराज को? बड़े भाई गुलफाज ने अपने छोटे भाई को भी साथ लाए थे और उन्हें आते ही तस्लीम बेगम से पूछा तो उन्होंने मुख्तसर सा बता दिया। गुलफाज शेर
तो सर पीट कर रह गए थे। ये क्या कर दिया तुमने तस्लीम, अकमल भाई कभी माफ़ नहीं करेंगे तुम्हें। वो काफ़ी सोच विचार के मामले की संगीनी समझते हुए कोई फैसला नहीं कर पाए थे। वो हॉस्पिटल काफ़ी वक्त लेकिन वहाँ रुकने का कोई भी फायदा नहीं था। अपने से छोटे भाई को वहीं पर छोड़ते खुद तस्लीम बेगम को घर लिया, जहाँ शेर साहब और ईरम काफ़ी परेशान थे। क्या हुआ? कस्बा ने फोन उठाया। शेर साहब का दिल बहुत ही सख्त घबराया हुआ था। नहीं बाबा, आप ही फोन नहीं उठा रही। ईरम भी परेशान थी कि इसी लम्हे तस्लीम बेगम भाई के साथ ही अंदर दाखिल हुई। उनकी बिखरी हालत देखकर ईरम उनकी तरफ लपकी। अम्मी क्या हुआ, आप ठीक हैं? तस्लीम बेगम की रो रो की आंखें सूजी हुई थी। उन्हें शेर साहब की जानब रोते हुए देखा। अकमल भाई, वो कस्बा गुलफाज शेर का सर झुका था। अकमल शेर की सवालिया नजरें बीवी पर उठी। उन्हें यकीन आया कि कस्बा उनके साथ ही, और जिस तरह का उनका अंदाज था, अकमल शेर के दिल को कुछ हुआ था। क्या हुआ कस्बा? कस्बा कस्बा कहाँ है? उन्हें किसी डर के तहत पूछा। मैं कुछ पूछ रहा हूँ तस्लीम बेगम, कस्बा कहाँ है? कहाँ है मेरी बेटी? शेर साहब ऊंची आवाज में ललकारे थे। तो तस्लीम बेगम की यहीं पर बस हुई थी। बनी हो गई है वो, उससे भी ज्यादा ऊंची आवाज में चलाई थी, और शेर साहब के पैर तले से जमीन खिसकी थी। उन्हें लगा कि उनके साथ उसकी बीवी ने मजाक कर रही है। आपकी बेटी कुर्बान होगी अपनी माँ पे, खुद को वनी में दे दिया उसने अपनी माँ को बचाने की खातिर। वो खुद को तस्लीम बेगम फुटपुर को रोती शेर साहब के सीने पर सर रख के फुटपुर को रो दी। आज पहली बार उन्हें उससे शदीद नफरत महसूस हुई थी। सारी जिंदगी उस बच्ची को वो प्यार ना मोहब्बत ना दे सकी जिसकी वो हकदार थी, और आज वो ऐसा काम कर गई कि तस्लीम बेगम अपनी ही नजरों में गिर गए। शेर सामने जोर से उन्हें उससे पड़े झटका कि वो लड़खड़ाती हुई जमीन बोस हुई। इरम की आंखें नम हुई थी। दूर खड़ी हुई सब देखती हुई अपने मुंह पर हाथ रख गई। चौधरी जहां से डेरे पर सब मामला सुलझाते घर पहुंचे उसे काफी वक्त लग गया था। जितना जल्दी वह सब निपटाने की कोशिश करता, इतना ही मामला बिगड़ रहा था। कस्बा को वो चौधरी के साथ हवेली भेज चुका था, लेकिन वो खुद अभी तक ना जा सका था। अब उसकी गाड़ी हवेली से अंदर दाखिल हो रही थी, जहाँ पर एक बहुत ही बड़ी कड़ी आजमाइश खड़ी थी। उसके लिए स्पार्ट अंदाज में वो हवेली के लिए अंदर दाखिल हुआ। कहाँ है वो? चौधरी जहां से अपने हवेली के अंदर आते ही दरियाफ्त किया था। सभी खातून हाना उसके अचानक नकाह की एकदम से ना हुई थी, खास तौर पर जस्मीन, जिसने रो रो का बुरा हाल कर लिया था। सारी जिंदगी उसे अपना माना, और आज वो किसी और से नकाह कराया। चौधरी जहां से चौधरी के वापस वो पलटा। उसकी आंखें लहू लहान थी, जैसे या तो वो खुद को मार डालेगा या सामने आई हर चीज को बर्बाद कर डालेगा। आपको नहीं लगता कि इस बार आपने ये गलत फैसला करके मेरे फैसले से मैं किसी को भी इनराफ नहीं बरतने दूंगा? दादी साहब, जाजिम ने खुद पर मुश्किल काबू पाते उनकी बात को काटते हुए कहा। उसके जारहाना तेवर बता थे कि आज वो अपने आपे में नहीं है, इसलिए कुछ भी सुनना या कहना बेकार था। जहां बेटा, ये हाथ। गजाला वहां पर आई तो सीधी नजर जहांजेब के हाथ पर जा ठहरी, जिस पर पट्टी बांधी हुई थी। मैं ठीक हूँ माँ साहब, बाद में बात होती है। वो स्पार्ट अंदाज में कहते अपने कमरे के जाना पड़ गया था, जहाँ पर वो बनी हुई लड़की मौजूद थी। वह इतने बड़े कमरे के बीचों बीच खड़ी इस वक्त खुद को सूली पर खड़ा महसूस करती, जिसे सूली लटकाने से उसकी आहरी हवाई भी पूछना गवारा ना किया गया। वो लड़की अपने दिल दिमाग को मौफ होता महसूस करती, इस वक्त अपना सर भी चकराता हुआ महसूस करती। उसने सुबह के नाश्ते के बाद से कुछ भी नहीं खाया था, और इस दौरान जो कुछ हुआ उसने उसके हवास अब धीरे धीरे सर्व करना शुरू कर दिए थे। उसके गिर्द अभी भी वही शाल लिपटी हुई थी। आम से सादा से लिबास में वह परियों सा हुसन रखने वाली कस्बा अकमल शेर मिसिस कस्बा जहांजेब आधा बन चुकी थी, और वो शख्स जो उसका नसीब बना था किसी भी वक्त आकर उससे अपना हक वसूल कर सकता था। इस ख्याल के आते ही उसके रोंगटे खड़े हुए थे, हथेलियां पसीने से भर गई थी, और माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हुए। वो यहाँ किसी को नहीं जानती थी। उसे सीधा उसके रूम में लाया गया था। उसका चेहरा भी किसी ने नहीं देखा था। उसने कहाँ रहना था, कहाँ नहीं, इसका फैसला चौधरी जहांसेब नहीं करना था, और सब इस मामले में बेबस थे। जासमीन का तड़पना भी जायज था, उसके नाम थी, लेकिन जहांसेब ने उसे कभी कोई भी आस नहीं दिलाई थी। उसने जैसे ही रूम का दरवाजा खोला, सामने शेर साहब ने जोर से उन्हें खुद से बड़े झटका कि वो लड़खाती जमीन बोस हुई थी। रूह पलट कर जमीन नजर छोड़कर देखने लगी। बोलो, मेरी बेटी कहाँ है? किसके हवाले करके आई हो? शेर साहब आपकी बात दाड़े थे, और तस्लीम बेगम सहम गए। और कमल, मेरी बात। गुलफाज शेर ने उन्हें ठंडा रखना चाहा तो वो गुस्से से उनका हाथ झटके। मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए, अभी इसी वक्त। वह कती अंदाज में बोले, और इरम की आंखें नम हुई थी। दूर खड़ी वह सब देखती अपने मुंह पर हाथ रख गए। मेरी बात समझे ना, वो उसने खुद अपनी मर्जी से खुद को बनी चिटा। तस्लीम बेगम ने उठते हुए उनके पास जाते रोते हुए कहने की कोशिश की, लेकिन शेर साहब के एक थप्पड़ ने उनके 14 तवक रोशन कर दिए। वो अपना आप पर काबू न रख पाई। अम्मी,
इरम भागने के उनकी जानब बढ़ती, मेरी बेटी कहाँ है तस्लीम बेगम, मुझे अभी इसी वक्त बताओ वरना मैं तुम्हें तलाक। इतना कहते ही उनका दिल पर हाथ क्या था, उन्हें दिल में शदीद टीस सी उठती हुई और लफ्ज तलाक से तस्लीम बेगम के दिल के दुनिया हिल गए थे। मम्मा, बाबा। मोहत की अचानक आमद पर वो पल में उसको देखने लगे। मोहत भागता हुआ बाप के करीब गया था। बाबा, आप। वो लड़खड़ाते हुए उसके बाजू में गिरे थे। उनका हाथ अब भी दिल की तरफ ही था। उनने साथी से उस जगह को पकड़ा हुआ था। उनके चेहरे पर दर्द के आसार नुमाया हुए थे। 18 साल मोहत बाप की हालत देखता रो दिया था। बाबा। इरम बागी उन तक पहुंचे, उनका सर अपनी गोद में रखा। वो कुछ बोल नहीं पाते। हटो, जल्दी से उन्हें हॉस्पिटल लेकर चलो। गुलफास ने उन्हें पीछे हटाते हुए जल्दी से शेर साहब को सहारा दिया। वो सब बाहर की तरफ जानब भागे। चौथी जहाजियम ने जैसे दरवाजा खोला, वो सामने खड़ी लड़की देखता अपना गुस्सा चाह कभी जब्त नहीं कर पाया था। उसकी सफेद रंगत में जर्दी घुली हुई थी। वो सदियों की बीमार लगे थे। उसका यहाँ पर मौजूद होना ही चौधरी जहाजेब के गुस्से को हवा दे रहा था। चौधरी जहाजेब का बस नहीं चला था कि सामने खड़ी इस लड़की की जान ले ले। आगे बढ़कर गुस्से से उसकी कलाई को दबोच कर वो लड़खड़ा कर उसी के बाजू में झूल गई। बरहान राजपूत जैसे ही रूम में एंटर हुआ, वो शावर लेकर अभी बाहर निकली थी। उसके बालों से पानी के कतरे गिरते वो आईने के सामने खड़ी अपने बाल संवार रही थी। उसका होशरुबा रूप देखता एक पल को बरहान मसप्रेस हुआ था। बिना दुपट्टे के खड़ी वो बरहान के दिल पर बिजलियां गिरा रही थी। उसे अपने दिल की धड़कन बढ़ती हुई सुनाई दी। कोई इतना भी खूबसूरत कैसे हो सकता है? उसके लंबे सुनहरे खूबसूरत बाल। बरहान राजपूत ने आज पहली बार उसे बिना दुपट्टे के देखा था। नजरों की तपश महसूस करती वो पलटी थी। सामने ही बरहान को दरवाजे में इस्तेहादा पूरे इन्माक से खुद को देखता पाया तो उसका शर्म से मारे बुरा हाल हो गया। नजरें दुपट्टे की तलाश में बिस्तर पर गई, लेकिन न जाने क्यों उसमें हिम्मत ना हुई कि आगे बढ़कर दुपट्टा उठा पाती। उसके कदम जमीन पर बेबस से हो गए थे और दिल ने अलग शोर मचाते उसे तंग किया हुआ था। बरहान धीरे धीरे चलता उसके करीब आया। उसकी गहरी नजरें परी को अपने जिस्म के आर पार होते हुए महसूस हो रहे थे। क्या हुआ? इतना शर्मा क्यों रही हो? बरहान की निफार पर परी की नजरें उठी थी। क्या कुछ नहीं था इन नजरों में? बरहान को लगा कि सारा जहां इन दो आंखों में आंस समाया हो, लेकिन अगले ही पल वो उस ट्रांस की कैफियत से बाहर निकल आया था। तुम्हें क्या लगा कि मैं बरहान राजपूत तुम्हारे हुस्न की तारीफ करूंगा, तुम पर मर मिटूंगा और तुम्हें अपना लूंगा? तो इस खुश फहमी से बाहर निकल आओ। मेरे लिए तुम शोकेस में रखी हुई एक शो पीस हो जिसे सजाया तो जा सकता है लेकिन अपनाया नहीं जा सकता। बरहान के साथ गिर अल्फाज पड़ी के दिल को छलनी काट गए। बहुत जब्त करते हुए उसे अपने आंसू पर बांधा, जिन्हें बरहान महसूस करता अपने दिल में बेचैनी होती हुई महसूस कर रहा था। और इसी बेचैनी को दूर करने के लिए वो पलटा कि परी ने गुस्से से उसका बाजू पकड़े अपनी तरफ मोड़ा। मिस्टर बरहान राजपूत, आपको ये गलतफहमी क्यों हुई कि मुझे आपकी तवज्जो, मोहब्बत या तारीफ चाहिए, जबकि मेरे लिए आपकी हसीयत शोपीस जितनी भी नहीं है? जानती हैं क्यों? क्योंकि मैं उसे फिर सजा कर रखना गवारा कर लूं, लेकिन आपको मैं इस काबिल भी नहीं समझती। उसी के लहजे में दो बदल जो अपनी वो बरहान को हैरान कर गए। आगे बढ़कर बिस्तर से अपना दुपट्टा उठाया और अच्छे से सर पर लपेटने के बाद बाहर का रुख किया कि बरहान ने उसके कलाई थामे अपनी तरफ खींचा। दिक्का बहुत जोर का था कि वो सीधी उसके सीने से जा लगी। कुछ ज्यादा ही चल रही है तुम्हारी जुबान, ये मत भूलो कि उसे काटने में बरहान राजपूत 1 मिनट की देरी नहीं लगाएगा। उसकी गर्म सांसों की तपश को महसूस करते एक पैर पली फिर पिघलने लगी थी। उसकी कुर्बत हमेशा ही उसकी जानलेवा साबित होती थी। वो कभी उसके इतने करीब नहीं आया था, लेकिन उसका अपने करीब होना ही परी के होश हवास गुम किए हुए रखता था। अब तो उस शख्स की इतनी नजदीकी उसकी जान ले रही थी। आप मुझ पर कोई भी हक नहीं रखते मिस्टर बरहान। परी का लहजा धीमा था लेकिन अंदाज सहा था। मिसिस बरहान राजपूत, तुम्हारे नाम के साथ बरहान राजपूत का नाम जुड़ चुका है और अब तुम मेरी मलकियत हो। मैं जो चाहे तुम्हारे साथ सलूक करूं। तुम क्या, कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। वो एक एक लफ्ज चबा चबा कर बोलता परी की आंखों में बिलाहट आंसू ले आया। डॉक्टर शेख अकमल को आईसीयू में लेकर गए थे। इस वक्त दोनों बहन भाई एक दूसरे के पास हाथ थामे बैठे थे। इरम को मोहत का बहुत ही सहारा मिल गया था, जबकि तस्लीम बेगम तो अपने होशो हवास में नहीं थी। वो वहां पर मौजूद हो तो थी, लेकिन उनका ध्यान किसी तरफ ही नहीं था। यहाँ तक कि वो अपनी औलाद को भी नहीं देख रहे थे, जो किस कदर अजियत में थे। शेख गुलफास भी वहीं पर थे, जबकि उनके छोटे भाई सरफराज के साथ थे। सभी परेशान हाल थे और डॉक्टर ने फिलहाल कुछ भी नहीं बताया था। सब दुआ होता है कि अंदर लेटे इंसान को अल्लाह ताला जिंदगी वापस दे। इतने में आईसीयू का दरवाजा खुला और डॉक्टर साहब बाहर आए। इरम भागते हुए उनके करीब गई। प्लीज डॉक्टर अंकल, मेरे बाबा को क्या हुआ है, बताएं ना। इरम का दिल किसी अनहोनी के एहसास से धड़का था। डॉक्टर ने नफी में साड़ी लाया और इरम का सांस हल्का में अटका। ऐसा ऐसा नहीं हो सकता बाबा। इरम की धीमी हुई आवाज सुनाई दी थी और साथ ही वो चीहों से रोई थी और दाढ़े मार मार कर रोते हुए वहां पर मौजूद सबको अपनी तरफ मुतवज्जो करके। तस्लीम बेगम मुंह पर हाथ रखे हुए अपने आंसू का गला घोंट रही थी और गुलफाज शेख को इस वक्त सख्त गम और गुस्सा था। अपनी बहन की इस हरकत को वो माफ नहीं कर सकते थे। एक तरफ सरफराज का होश नहीं था और दूसरी तरफ उनकी बहन बेवा हो गए थे। इरम की चीहों से
پورا ہاسپٹل گونج اٹھا تھا، وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ میرے بابا ماموں انہیں واپس لا دیں۔ ایرم روتے ہوئے گلفاز شیخ کے گلے لگے تھی، ہچکیاں لیتے ہوئے وہ بولے جا رہی تھی، اور محمد کا بھی برا حال تھا، وہ ماں کے گلے لگے رو رہا تھا۔ ہر کوئی اشک بار تھا، لیکن جانے والا جا چکا تھا، کبھی نہ لوٹ کے آنے کے لیے۔